हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। और इस कंप्लीट चैप्टर को समझने के लिए आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आना चाहिए। देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को इस यूनिट के हमारे जो पहले दो लेक्चर हैं, उन दोनों लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो तीनों एप्लीकेशन आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अच्छे से आता होगा। तो अभी इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है वो है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, इस टॉपिक के अंदर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक वो क्वेश्चन जहां पर एंड में जाकर के हमें कंपैरिजन से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और दूसरे टाइप के वो क्वेश्चन जहां पर एंड में जाकर के हमें कांस्टेंट की वैल्यू फोरियर सीरीज की हेल्प से कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि हाफ रेंज साइन सीरीज, जो आपने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा था। तो इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको कंपैरिजन वाला मेथड तो सिखा दिया है, कंपैरिजन वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर एंड में जाकर के कंपैरिजन से कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलती है, बल्कि वहां पर हमें फोरियर सीरीज को अप्लाई करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूं कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं, केवल क्वेश्चन एंड में जाकर के चेंज होता है। जैसे हमारा जो यहां पर ये टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, है ना, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें 70 to 80% वर्क सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। केवल 20-30% एंड का जो आपका वर्क होता है वो वेरी करता है। तो इसलिए ये तो आप अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी हैं, है ना, लेकिन क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा आसान भी है और स्कोरिंग है। इसको आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप यहां से जनरली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आज का, और टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। यानी कि यहां पर क्या कहा गया कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसको 2 पॉइंट पर क्या करा गया, टाइटली फिक्स कर दिया गया, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू l पर। इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ l हो गई। इज इनिशियली एट रेस्ट, और देखिए आगे क्या कहा, ये जो स्ट्रिंग है ये इनिशियली किसमें, रेस्ट में है, इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि मान लीजिए स्ट्रिंग है और इन 2 पॉइंट्स के बीच में इसको टाइट किया गया है, फिक्स किया गया है, तो अभी जो ये स्ट्रिंग है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब आप इसको पुल करके छोड़ देंगे तब ये वाइब्रेट करेगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि स्ट्रिंग क्या है, इनिशियली स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो आगे, तो यहां पर इनिशियली क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग, अगर इसको क्या करें, वाइब्रेटिंग करना शुरू करें, बाय गिविंग टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट एन इनिशियल वेलोसिटी। अगर जो स्ट्रिंग है अगर उसको हम वाइब्रेट करें, क्या करें, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दें कुछ और उसके बाद छोड़ दें, तो इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद अगर उसको हम छोड़ देते हैं, है ना, तो यही लिखा देखो, इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग बाय गिविंग टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट एन इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट एनी टाइम t। देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास जो स्ट्रिंग है ये पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी, मतलब आपने इसको पुल किया और कुछ वेलोसिटी देके इसको छोड़ दिया,
तो ये वाइब्रेट करेगी, क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो मान लो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने यहां पर, तो क्वेश्चन में एक्चुअल में ये पूछा गया आपको कि इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, अगर हम उसमें से कोई एक पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट अपनी मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना, यानी कि आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब यहां पर देखो, अब इस स्ट्रिंग के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, हमसे ये पॉइंट पूछा है जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर पॉइंट है, उस पॉइंट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, मतलब y की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, और टाइम कितना होगा t, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये y होता है ये x और t का फंक्शन होता है। y दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है और दूसरा टाइम कितना है। तो टाइम के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए अब देखिए जरा यहां पर, तो ये तो हुआ क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसको मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, ज्यादा उनमें वेरिएशन होता नहीं। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो अब यहां पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन के अंदर 70 to 80% वर्क सभी में सेम रहता है, यानी कि यहां पर भी हम 80% या 70% काम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। देखो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, तो हमने क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखते हैं। स्ट्रिंग की क्या लिखते हैं, इक्वेशन। देखो स्ट्रिंग की जो इक्वेशन होती है उसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो आपका टॉपिक है, जो ये आपका टॉपिक है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, है ना। तो ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रिंग की। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, अब यहां पर स्ट्रिंग वर्ड यूज हो रहा है तो हमने लिख दिया द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, बाकी आप यहां पर लिख सकते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, अब तक आप लोगों ने याद कर ली होगी, क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी इक्वेशन को आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है, पहले उस पूरे डेटा को लिख लेते हैं। एक तो देखो ये स्ट्रिंग थी, तो जैसे ही आपको पता चला स्ट्रेच स्ट्रिंग है, आपने स्ट्रिंग की इक्वेशन को लिख दिया, यानी कि आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना, जरा ध्यान दीजिए। अब आपको बाउंड्री कंडीशन लिखनी है। जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड पर डिफ्लेक्शन कितना है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग के दोनों एंड पर डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो देखो यहां पर लिखा भी है, ए टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स एंड, एक एंड x इक्वल टू 0 पर फिक्स है, एक x इक्वल टू l पर फिक्स है। इसका मतलब दोनों ही पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो देखो x इक्वल टू 0 पर भी y 0 है और x इक्वल टू l पर भी y 0 है। इसको हमने कह दिया बाउंड्री कंडीशन 1 और इसको हमने कह दिया बाउंड्री कंडीशन 2। इनका यूज करेंगे आगे चल करके ना। इनिशियल कंडीशन, देखिए इनिशियल कंडीशन का मतलब है जहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में डेटा दिया हो, है ना। वैसे आप इनको भी बाउंड्री कंडीशन बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनको नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली यहाँ स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है इनिशियल कंडीशन। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इनिशियल कंडीशन पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनिशियली, यानी इनिशियली का मतलब है t इक्वल टू 0 पे, इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि ये जो स्ट्रिंग थी स्टार्टिंग में इनिशियली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी। कहां पर थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन में डिफ्लेक्शन तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, पहली इनिशियल कंडीशन। आगे देखो, इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग बाय गिविंग टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट एन इनिशियल वेलोसिटी, अगेन इनिशियल वर्ड आ गया, इसका मतलब t इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो t इक्वल टू 0 पर इस स्ट्रिंग को कितनी वेलोसिटी दी गई, लैम्डा x l माइनस x। तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी लैम्डा x l माइनस x ये दे दी गई है। तो ये हमारे पास दोनों क्या आ गई, इनिशियल कंडीशंस आ गई। अब इनिशियल कंडीशंस आपके पास आ गई, अब आप क्या करेंगे भाई, बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन को आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3, क्योंकि यहां पर 3 केस बनेंगे और उन तीनों सॉल्यूशन में से जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होगा, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा होगा, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन वो होगा जहां पर पीरियोडिक फंक्शन आ रहा होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा वो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर बात स्ट्रिंग की हो रही है, बात यहां पर वाइब्रेशन की हो रही है।
और आप जानते हैं जब वाइब्रेशन होता है, जब वेव जनरेट होती है, तो वो वेव कैसी होती है, पीरियोडिक होती है। तो यहां पर ये वेव की इक्वेशन है, तो यानी कि यहां पर जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो पीरियोडिक होना चाहिए। तो तीनों में से जो सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा उसी को आप मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन क्या करेंगे, मान लेंगे, और उसी में आप अपनी बाउंड्री कंडीशन को भी लगाएंगे और इनिशियल कंडीशन को भी अप्लाई करेंगे। इसलिए क्वेश्चन तो नो डाउट बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो यहां से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं और इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आप सभी को सॉल्व करनी आती है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको स्टार्टिंग में इसके सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यूनिट को जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला टॉपिक ही हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और उस मेथड की हेल्प से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। यहां बिल्कुल सब कुछ वैसा ही करना है। अगर आप देखें इस यूनिट में आज हमारा ये 5th लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने आपको 4 लेक्चर कराए हैं, है ना, सभी में हमने एक ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हमने लगाया, केवल माइनर से चेंजेस है। ये जो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके लगभग सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से पूरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। देखिए अब यहां पर आ जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे y = xt। यहां पर x x का फंक्शन है, t t का फंक्शन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से del 2y upon del t स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, del 2y upon del x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और यहां पर ला करके पुट कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व क्यों किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, मैंने उतना पार्ट सॉल्व किया हुआ है जो सभी क्वेश्चन में 100% सेम रहता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए जरा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालेंगे, del 2y upon del t स्क्वायर जो कि x t डबल डैश आएगा, फिर ये आ जाएगा t x डबल डैश। ये सब आपको आता है अच्छे से, बस मैंने एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कर दिया कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कितना करना है ना। तो ये सब आपको आता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो हम इस यूनिट में स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वही एज इट इज सब कुछ है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ये फिक्स है ना। ये वैल्यू हमने उठा के इक्वेशन नंबर कहां रख दी, 1 में रख दी। 1 में रखने के बाद हमने इसको इक्वेशन को tx से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाती है जिसको हम k के इक्वल क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पर k के इक्वल आपने एज्यूम कर लिया, एक बार आप ये वाला फ्रैक्शन लेंगे, एक बार आप ये वाला फ्रैक्शन लेंगे। तो यहां पर आप जब ये इसको और इसको लेंगे तो आपके पास ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देखो ध्यान रखना, यहां पर ये स्टार्टिंग में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये पार्शियल थी, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी क्या है, डिफरेंशिएशन है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। तो यहां पर देखो दोनों के दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारी जो इक्वेशन, यहां से 2 इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली भी, दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। तो यहां पर हमारे पास 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, एक इसको और इसको लेके ये वाली, और एक इसको और इसको लेकर के ये वाली। एक को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, एक को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जरा यहां पर ध्यान दे, देखो ये जो k है, अब यहां पर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा इस k की वैल्यू के ऊपर। k को हमने अपनी साइड से एज्यूम किया है, तो अब यहां पर k की आपको 3 वैल्यू एज्यूम करनी है। एक बार k को 0 लेना, एक बार k को p स्क्वायर लेना, और एक बार आपको k को -p स्क्वायर लेना है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय कम है एग्जाम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली k = -p स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि जनरली मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन k = -p स्क्वायर से ही आपको मिलता है। चलिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4। देखो केस नंबर 1, जब k की वैल्यू 0 है, तो जब k की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर जब आप k 0 रखोगे, यहां पर k 0 रखोगे d2x आएगा, यहां k 0 रखोगे d2t आएगा, इक्वल टू में 0। तो यहां से इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d2 = 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन भी d2 = 0। तो d की 2 वैल्यू होगी 0, 0। तो यहां पर आप CF लिख देंगे, C1 + C2 x, यही तो आएगा ना, क्योंकि e की पावर 0 तो 1 हो जाता है। फिर उसके बाद pi 0 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी,
C1 प्लस C2 x। सिमिलरली यही काम आपको यहां भी करना है, यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर कांस्टेंट C1 C2 आ चुके हैं, इसलिए यहां पर C3 और C4 लेंगे। उसके बाद दोनों x की और t की वैल्यू को आप अपने सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, जो सॉल्यूशन आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था xt, तो x और t की जगह x और t की वैल्यू रख देंगे। ऐसा करने से आपको इस क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 पे। नाउ केस नंबर 2, अब k की जगह p स्क्वायर पुट कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। जहां पर k था वहां p स्क्वायर आ जाएगा, दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में भी, इक्वेशन 4 में भी। तो यहां से फिर से आपको क्या बनाओगे आप, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, ये इसके रूट हुए, ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट। आप देख सकते हैं यहां पर जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, सॉरी इमेजिनरी नहीं है, रियल रूट्स है, प्लस माइनस p और प्लस माइनस cp। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px, ये CF हो गया। यहां पर भी CF लिखेंगे, pi दोनों तरफ 0 होगा क्योंकि RHS 0 है, यहां पर pi सभी क्वेश्चन में 0 ही होगा। तो यहां से हमारे पास x आ गया Cp प्लस pi, यानी कि x Cp के सॉरी CF के बराबर होगा, और यहां पर t CF के बराबर होगा। फिर से आप इन दोनों वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके पास आ गया y, यानी कि सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया, ये सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अब आप k की जगह माइनस p स्क्वायर रख दीजिए, k की जगह क्या रखेंगे, माइनस p स्क्वायर। और जब आप k की जगह माइनस p स्क्वायर रखेंगे तो ये आपकी दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, दोनों की दोनों ऑर्डिनरी है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। और यहां से आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो अब आपको CF का वो फॉर्मूला लिखना है जहां पर कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। तो मैंने यहां पर देखो डायरेक्ट x की वैल्यू लिख दी, क्योंकि CF यही CF होगा, यही x होगा, pi तो 0 आएगा। तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 cos px प्लस C2 cos sin px। देखिए CF के फॉर्मूले मैं आपको इस यूनिट का जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैं CF के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा चुका हूं। यहां पर याद रखना ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पर CF का फॉर्मूला ऑर्डिनरी वाले लगेंगे, पार्शियल वाले नहीं अप्लाई करने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पर x और t की वैल्यू आ गई अगेन। फिर से हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और फिर से हमें एक और सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने यहां पर 3 सॉल्यूशन निकाले, कितने निकाले, 3 निकाले। लेकिन बात यह आती है कि तीनों में से हमें कौन सा सॉल्यूशन हमारा कंसिडरेबल है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन हमें लेना चाहिए। तो क्योंकि हम बात वाइब्रेशन की कर रहे हैं और वाइब्रेशन में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पीरियोडिक होना चाहिए, है ना। और आप यहां पर ध्यान से देखें तो लास्ट वाले सॉल्यूशन में साइन कॉस आ रहा है, और आपको मालूम है साइन भी और कॉस भी दोनों के दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब यही हमारा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अलावा पहले 2 केस में जो सॉल्यूशन आया था उन दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी पीरियोडिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी पीरियोडिक सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप केस 1 और केस 2 दोनों को हटा दीजिए, सीधे केस 3 पर चले जाएं और k की जगह माइनस p स्क्वायर पुट कर दें, तो आपको मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ही मिलेगा। ये तब करना जब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा, है ना। और यहां तक ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम रहता है, चाहे इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, यहां तक का सॉल्यूशन 100% एज इट इज रहेगा। और अगर आप इतना भी कर देते हैं ना तो 7 में से शायद आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि इसके आगे का काम 2 मार्क्स का ही है और आगे का काम अभी बहुत सारा है। तो अगर आप इतना भी कर देते हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और अभी आगे भी जो हम करने वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। आगे का देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आए हैं 5, 6, 7 इक्वेशन में, इनमें से मोस्ट सुटेबल कौन सा है, तो मोस्ट सुटेबल तो यही है, मैंने दोबारा से लिख दिया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 8। अब इसमें अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन। अब जरा एक बार बाउंड्री कंडीशन को ध्यान दीजिए, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, x = 0 पे y 0 है, x = L पर y = 0 है। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन में कोई खास चेंज नहीं होता। आप इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन करोगे तो बाउंड्री कंडीशन में कुछ खास चेंज नहीं होता, बाउंड्री कंडीशन यही रहती है, x = 0 पर y 0 होगा। भाई यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी वेरिएशन आता है, जैसे यहाँ पर x = 1 दे देंगे या 2 दे देंगे और y = 0 कर देंगे, इतना अंतर तो आ सकता है बस। यानी कि
बाउंड्री कंडीशन भी आपको लगभग एक ही जैसी दी होती है, यानी कि जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो भी सॉल्यूशन पहले के जैसा ही रहेगा। देखिए अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं और अब हम मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन में, इस मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए तो जब मैं पहली बाउंड्री कंडीशन इसमें अप्लाई करूंगा तो देखो मेरा x भी 0 है और y भी 0 है। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, तो यहां पर देखो y की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करा, और यहां पर जहां जहां x आ रहा है वहां 0 पुट करिए। देखिए ये x आ रहा है तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यानी कि ये टर्म तो 0 हो गई। यहां पर देखो cos 0 1 होता है, इंटू में c1, यानी कि इस ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में से केवल c1 बचेगा। क्या बचेगा? c1। दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x भी नहीं है y भी नहीं है, तो एज इट इज आएगा। तो c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ये हमारे पास आ गया बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद की सिचुएशन। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, c1 का और इस ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा, तो दोनों में से 0 होगा कौन? देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट 0 हो गया तो पूरा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट c1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी कि यहां पर पहला कांस्टेंट हमारे पास आ चुका है, c1 की वैल्यू क्या है? 0। जब c1 0 आ गया तो अब आप क्या करेंगे? अब यहां पर आप अपडेटेड सॉल्यूशन लिखेंगे, अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद फिर दोबारा से लिखेंगे। देखिए तो अपडेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, जरा ध्यान देना। इस वाले सॉल्यूशन में आपको c1 की जगह 0 पुट करना है, तो क्या बचेगा? c2 sin px। देखिए y इज इक्वल टू c2 sin px ब्रैकेट में cos cpt प्लस कांस्टेंट लिखे c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ये हमारा आ गया अपडेटेड सॉल्यूशन, है ना? c3 cos cpt और c4 sin cpt, दिस इज अ अपडेटेड सॉल्यूशन। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन आएगी? 9th। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब याद रखना, आगे हम इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे, पीछे वाले सॉल्यूशन का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? नाउ अगेन अप्लाई, या अप्लाई, फिर से अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन 2। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन 2 को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x इक्वल टू एल पर y इक्वल टू 0 था, यानी कि जहां x आ रहा है वहां l रख दो और जहां y आ रहा है वहां पर 0 रख दीजिए। तो y के प्लेस पे आएगा 0 और x के प्लेस पर आएगा l, तो c2 sin pl, दूसरा ब्रैकेट, यहां पर क्या x है? नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखो, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ये मेरे पास आ गया दूसरा सॉल्यूशन। नाउ अब आगे देखो जरा, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां से अगर आप देखें, यहां पर 3 क्वांटिटी है, c2 है, sin pl है और ये वाली क्वांटिटी है। इन तीनों में से कौन 0 होना चाहिए? देखो c2 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर c2 0 हो गया तो फिर से पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, तो c2 0 नहीं कर सकते। ये देखो c3 cos cpt, c4 sin cpt, ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर 0 होगा कौन? फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 0 होने के लिए, sin pl। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर अगर sin pl को 0 कर देंगे तब भी तो y 0 होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ sin px है, वहां sin pl है, तो sin pl ही क्या होगा? 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट sin pl इक्वल टू में 0, sin pl की वैल्यू 0 होगी। और आप जानते हैं साइन कब 0 होता है? साइन 0 होता है n पाई पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है? n पाई पे 0 होती है ना? और यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा तो pl इक्वल टू n पाई आ जाएगा। और यहां से अगर आप p की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी n पाई अपॉन में l। ये हमारे पास एक और कांस्टेंट आ चुका, ठीक है ना? एक और कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर चुके, और वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है n पाई अपॉन l। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक कांस्टेंट और निकाल लिया, तो क्या करेंगे? फिर से अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे। नाउ अपडेटेड सॉल्यूशन। देखिए
पहले आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, सॉल्यूशन को अपने अपडेट करेंगे। अगर आपको कुछ भी मिल जाता है तो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेटेड सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। अपडेटेड सॉल्यूशन आपको p की जगह n पाई अपॉन l रखना है। कहां पर, इक्वेशन नंबर 9 में, क्योंकि इससे पहला सॉल्यूशन यही था। तो y इज इक्वल टू C2 साइन, देखिए यहां पर p की जगह रखेंगे n पाई अपॉन l, तो यह आ जाएगा n पाई अपॉन l इंटू में x ब्रैकेट में cos C3 cos, और यहां पर CPT था तो पहले p की वैल्यू रख दें n पाई CT अपॉन में l प्लस C4 साइन n पाई CT अपॉन में l। ये हमारे पास अपडेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जब आपके पास अपडेटेड सॉल्यूशन आ गया तो अब क्या करें, अगेन हम बाउंड्री कंडीशन दोनों लगा चुके हैं, अब हमें इनिशियल कंडीशन पे जाना पड़ेगा। देखिए जरा, इनिशियल कंडीशन दो है हमारे पास, एक तो t इक्वल टू 0 पर y 0 है, तो इसी को लगा देते हैं, t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0। चलिए नाउ अप्लाई इनिशियल कंडीशन 1, अप्लाई इनिशियल, अच्छा पूरा नहीं लिख, देखिए अप्लाई इनिशियल कंडीशन 1। तो यहां पर मैं इनिशियल कंडीशन 1 को अप्लाई करने जा रहा हूं। जरा देखो क्या है इनिशियल कंडीशन 1 कि y की वैल्यू 0 होगी जब t 0 होगा, तो यहां पर लेफ्ट में 0 आएगा, y के प्लेस पर 0 आएगा, और राइट में जहां t है वहां 0 आएगा। देखो ये तो 0 आ गया, C2 साइन n पाई x, C2 साइन n पाई x अपॉन में l, यहां पर तो अभी आया नहीं t आएगा अंदर। देखो t 0 है, अगर t 0 है तो इसका मतलब ये साइन 0 बन जाएगा, क्योंकि यहां t आ रहा है, तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 बनेगी। तो C4 वाली टर्म खत्म हो गई, बचा कौन, ये बचा C3, और यहां पर भी ध्यान दो C3 बचेगा, और cos n पाई CT, ये cos 0 बनेगा 1 हो जाएगा, यानी कि अंदर से C3 बचेगा। क्या बचेगा अंदर केवल और केवल C3 बचेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं C3। अब फिर से वही क्रिटिकल सिचुएशन कि कौन 0 होगा, क्या C2 0 होगा, क्या ये साइन 0 होगा, क्या C3 0 होगा। देखो साइन तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन में वैसे भी वेरिएबल आ रहा है x, तो ये तो 0 नहीं होगा। C2 और C3 में देख लेते हैं कौन 0 होगा। C2 0 नहीं हो सकता, C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा कौन, C3 को 0 होना पड़ेगा। अच्छा ये सॉल्यूशन की नंबरिंग कर देते हैं, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 10। तो इसका मतलब C3 0 है, तो इस बार हमें मिला C3 0, दिस इंप्लाइज दैट C3 0। तो एक और कांस्टेंट आपके पास आ गया, तो जब एक और कांस्टेंट आ गया तो अपने सॉल्यूशन को अपडेट करें। तो अपडेटेड सॉल्यूशन, जब भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है तो अपने सॉल्यूशन को साथ साथ अपडेट करते चलें, और जो अपडेटेड सॉल्यूशन है आगे की कैलकुलेशन में उसी को यूज करेंगे। देखो इसमें C3 को 0 पुट कर दो तो बचेगा क्या, ये बचेगा C2 साइन n पाई x अपॉन l, और C4 यानी कि दोनों साइन की टर्म ही बचेंगी, C4 साइन n पाई CT अपॉन l। तो यहां पर अब आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू C2 साइन n पाई l, सॉरी n पाई x अपॉन में l, और अंदर बचेगा ब्रैकेट में साइन, पहली बात तो कांस्टेंट क्या है उसके साथ में C4 है, C4 साइन n पाई CT अपॉन में l, ये हमारे पास बचेगा y की वैल्यू। अब आगे देखो यानी कि दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। तो पहले तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये कौन से नंबर का सॉल्यूशन है, 11 इक्वेशन में आएगा ये, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 11, ये हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन है। अब आगे देखते हैं, देखिए अब यहां पर ये अपडेटेड सॉल्यूशन है, इसमें C2 और C4 दो कांस्टेंट हमारे पास आ रहे हैं। अब क्या करें, अब जरा ध्यान देना, अब क्या करना है यहां पर। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन हमारी और बची है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे और एक इनिशियल कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, तो आखिरी वाली जो इनिशियल कंडीशन होगी उसको अप्लाई करने से पहले आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा। तो अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं
मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, है ना, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जरा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y, और y x और t का फंक्शन है, तो मैं यहां पर x, t लिख देता हूं। आप यहां पर भी लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू, पहले आप लगाएंगे समेशन, समेशन में n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगी। और यहां पर जरा ध्यान देना, ये जो C2 और C4 दो कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की जगह आप एक ही कांस्टेंट का यूज करेंगे bn का, और बाकी दोनों टर्म को एज इट इज लिखेंगे साइन n पाई x अपॉन में l और साइन n पाई सी टी अपॉन में l। ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। और यहां पर याद रखना वेयर यहां पर जो ये bn है, ये C2 इंटू C4 का प्रोडक्ट है। C2 C4 की जगह क्या आ गया, bn आ गया। चलिए यहां तक तो आ गया। अब क्या करें, अब इसमें अपनी बाउंड्री कंडीशन को, सॉरी, एक इनिशियल कंडीशन जो बची थी उसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं बची क्या थी इनिशियल कंडीशन, कौन सी इनिशियल कंडीशन बची, ये बची t इक्वल टू 0 पे डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू ये। अब जरा ध्यान देना, टाइम तो 0 है लेकिन डेल वाई अपॉन डेल टी हमारे पास है ही नहीं, तो पहले तो हमें डेल वाई अपॉन डेल टी को निकालना पड़ेगा। तो पहले डेल वाई अपॉन डेल टी को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, यहां से डेल वाई अपॉन डेल टी को कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आएगा। तो यहां से अगर मैं डेल वाई अपॉन डेल टी को कैलकुलेट करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, समेशन तो एज इट इज रहेगा, n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, bn कांस्टेंट है, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन पाई एक्स अपॉन l कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें t है ही नहीं, तो साइन n पाई एक्स अपॉन l कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, दूसरा वाला जो साइन है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और यहां पर t का जो कोफिशिएंट है n पाई c अपॉन l, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कॉस n पाई सी टी अपॉन l और मल्टीप्लाई में आ जाएगा n पाई c अपॉन में l। ये हमारे पास आएगा ऑन डिफरेंशिएशन। नाउ अप्लाई इनिशियल कंडीशन टू, अप्लाई इनिशियल कंडीशन टू। अब मैं यहां पर इनिशियल कंडीशन 2 को अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इनिशियल कंडीशन 2 क्या करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल टी की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, लैम्डा। देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा, एक बार देख लेते हैं क्या था, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स, और टी 0 है, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स, ये तो हो गई वाई, डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू इक्वल टू, यहां पर टी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। तो टी इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको देखिए क्या मिलेगा, बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, और यहां पर जब टी को 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 बन जाएगा जो कि 1 होगा, तो यहां से बचेगा एन पाई सी अपॉन में एल, ये आपके पास बचेगा। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वाला सॉल्यूशन था, हाँ, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या था, ये था। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं 12, क्योंकि हम इसी सॉल्यूशन को फर्दर यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, है ना, आगे की कैलकुलेशन में इसी सॉल्यूशन का यूज करना है। चलिए, तो यहां पर हमने t को 0 रख दिया, तो अब ये कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। अच्छा, इसमें पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेता हूं। कांस्टेंट देखो क्या क्या है इसमें, पाई सी अपॉन एल तो कांस्टेंट है, ये समेशन से बाहर आ जाएगा, n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी बी एन और साइन, अच्छा बी एन के साथ में यहां n भी बचेगा, n बी एन साइन, n को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि n को बाहर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू यहां वेरी कर रही है, n बी एन साइन n पाई एक्स अपॉन में l। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसको पहले मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं,
लैम्डा एक्स, ध्यान दीजिए, लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई सी अपॉन एल, पाई सी अपॉन में एल, समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब यहां पर हम यूज करेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज। क्यों? देखो एक्चुअल में आरएचएस में साइन आ रहा है, एलएचएस में साइन नहीं आ रहा है। देखो जब एलएचएस में भी साइन आता है और आरएचएस में भी साइन आता है तब तो कंपैरिजन से काम चल जाता है, जैसा हमने कि लास्ट लेक्चर में किया था। इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहां कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा। देखो जहां पर भी आपको y यानी कि डिफ्लेक्शन साइन के टर्म में दिया है वहां कंपैरिजन से हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन दिया था लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स, तो यहां कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा क्योंकि आरएचएस में तो हमेशा साइन की टर्म आएगी। अगर एलएचएस में साइन की टर्म नहीं आ रही है तो अब आप इस क्वेश्चन को कंपैरिजन से नहीं कर सकते। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए फोरियर सीरीज का यूज करना पड़ेगा और फोरियर सीरीज में भी हाफ रेंज साइन सीरीज का यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहां पर हाफ रेंज साइन सीरीज बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं हाफ रेंज साइन सीरीज। देखिए हाफ रेंज ये आप लोगों ने M2 में पढ़ी थी, मैथमेटिक्स 2 में, है ना। हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। अब जरा ध्यान दीजिए क्या है हाफ रेंज साइन सीरीज। देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज की अगर हम बात करें तो हाफ रेंज साइन सीरीज में एफ एक्स इक्वल टू, आपको याद आ जाएगा देख के, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1, या इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास होती थी, है ना। दिस इज द हाफ रेंज साइन सीरीज वेयर यहां पर जो ये बी एन होता था, बी एन के लिए आपको याद होगा हम फॉर्मूला यूज करते थे 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल इंटू डी एक्स। ये हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज थी, ध्यान दीजिएगा जरा। दिस इज द हाफ रेंज साइन सीरीज जिसको हमने M2 में पढ़ा था। तो हाफ रेंज साइन सीरीज देखिए क्या है, ये फोरियर सीरीज एक्चुअल में एफ एक्स इक्वल टू, जो हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है एफ एक्स, है ना, वो किसके इक्वल होता था, समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, यहां पर बी एन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था 2 अपॉन एल 0 से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल अपॉन एल इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना होता था। अब इसी फॉर्मूले को हमें यहां पर लगाना होगा। अब जरा देखो ध्यान से कैसे, देखिए अगर आप कंपेयर करें, अगर आप कंपैरिजन करें यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन से, देखो यहां पर और यहां पर देखो जरा, ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है एफ एक्स का। किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का। जरा ध्यान से देखो, ये एफ एक्स का काम कर रहा है, देखो एफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना। और यहां पर बी एन के प्लेस पर देखो एन बी एन, और ये पूरा देखिए साइन एन पाई एक्स एल को छोड़ करके बाकी जो भी टर्म है वो सब बी एन के साथ जाएगी। इसके साथ जाएगी बी एन के। इसका मतलब ये हुआ यहां पर अगर मुझे इस केस में अगर मुझे बी एन निकालना हो तो मुझे बी एन के साथ में एन भी लेना पड़ेगा, पाई सी अपॉन एल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पर जरा ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ पाई सी, देखो ध्यान से देखो जरा, पाई सी अपॉन एल एन बी एन, है ना, इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा। बस यहां पर क्योंकि यहां पर अकेला बी एन था तो यहां पर बी एन आ रहा, लेकिन इसके साथ में कुछ भी आएगा तो वो इसके साथ ही चलेगा, यानी कि इस टर्म को छोड़ के बाकी सब ये यहां पर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एन को और इसको इसके साथ ले लिया बी एन के इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 अपॉन एल 0 से लेकर के एल एफ एक्स कितना है, एफ एक्स देखिए ये एफ एक्स का काम कर रहा है यहां पर, तो लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स की वैल्यू रख दी साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल इंटू में डी एक्स।
ये आ गया हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके अब हमें क्या करना है, यहां से bn की वैल्यू निकालनी है, और जब bn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास जो ये लास्ट वाला सॉल्यूशन है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन 12, इसके में bn की वैल्यू लाके पुट कर देंगे और यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए bn को कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान देना। तो यहां से मैं bn कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो हमें इसके लिए इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड को ऐसे रखते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यह आपका आ जाएगा 2/L 0 से L, लैम्डा को बाहर कर देते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है। चलिए ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन में L 0 से लेकर के L, x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन n पाई x अपॉन में L और dx आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ रही है जो कि है आपके पास पाई सी अपॉन L n bn। अब आपको करना क्या, देखो यहां पर अब जरा ध्यान देना, ये आपका है फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा है, आपको इंटीग्रेशन करना है। और आपको याद होगा मैथमेटिक्स 2 में जब हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन करते थे तो 100% फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हुआ था, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हुआ था। तो यहां पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग आइलेट रूल। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के दो तरीके थे, एक तो प्रॉपर तरीका जो आप लोगों को आता है बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा शॉर्टकट मेथड, वो भी आपको अच्छे से आता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया था हमने उसका मैथमेटिक्स 2 में। तो देखिए जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या कहता है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो फंक्शन है और आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इनका इंटीग्रेशन, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखो पहला मान लो u है, दूसरा v है, तो पहला ऐसी रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन एक चीज का याद रखना, यहां पर जो भी फंक्शन आप इंटीग्रेट करके लिखेंगे वो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और पहले वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए अब यहां से मतलब नहीं है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, u डैश आएगा, और दूसरे वाले इसका करेंगे इंटीग्रेशन एक बार और, तो ये आ जाएगा v2। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। यहां प्लस साइन था, यहां माइनस आएगा, फिर से प्लस आएगा। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन u डबल डैश आ जाएगा, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन तो v3 आ जाएगा। और आप इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे जब तक भी ये खत्म नहीं होता है ना। कब खत्म होगा ये तब खत्म हो जाएगा जब आपका यहां पर, जब आपका ये u जिसको आपने फर्स्ट फंक्शन माना है वो फंक्शन 0 हो जाएगा, तो अपना भी खत्म हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप 2 बार करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, तीसरी बार में ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन तक तो ये चलेगा, तीसरे बार में ये आएगा ही नहीं। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां पर, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का यूज करिए यहां पर। बोलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले का यूज कर। देखिए ना पाई सी अपॉन एल एन बी एन इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन ये 2 लैम्डा अपॉन एल को तो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 लैम्डा अपॉन एल। इसको तो हमें बल्कि कैंसिल कर देना चाहिए था, कैंसिल आउट भी हो रहा है ना। चलिए कोई नहीं, यहां पर 2 अपॉन एल, ठीक है आगे बढ़ो। देखिए अब जरा ध्यान देना, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन है lx माइनस एक्स स्क्वायर, lx माइनस एक्स स्क्वायर पहला एज इट इज। दूसरे का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, याद रखें माइनस कॉस, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस कॉस n पाई x अपॉन में l। अब क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो जो x का कोफिशिएंट है n पाई अपॉन l, ये डिनोमिनेटर में आएगा। कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। आप जानते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, तो n पाई अपॉन l पहली टर्म हो गया। नाउ माइनस साइन लगेगा। अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो lx का डिफरेंशिएशन l हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है।
दूसरे वाले का करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन, देखिए कॉस का तो प्लस साइन होगा लेकिन माइनस पहले से ही लगा है, साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। और अगेन एक बार और x का कोफिशिएंट नीचे आएगा और एक बार पहले से ही था, तो यहां पर ये बन जाएगा n पाई अपॉन एल का स्क्वायर। तो प्लस के साथ माइनस के साथ, अब फिर से प्लस के साथ एक बार और चलेंगे। अब जरा ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन l का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां पर पहले तो माइनस 2 आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन का होता है माइनस कॉस, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आएगा तो प्लस कॉस बनेगा। तो यहां पर ये बनेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल। अब एक बार और, अब जरा ध्यान देना, x का कोफिशिएंट एक बार और नीचे आएगा, दो बार पहले से ही था, तो ये बन जाएगा n पाई अपॉन एल की पावर में 3। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। और यहां पर जो लिमिट है वो 0 से l तक है, ध्यान देना 0 से l, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से l है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो लेफ्ट में हमारे पास पाई सी अपॉन एल एन बी एन इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन एल। अब देखो यहां लिमिट लगाने जा रहा हूं मैं, अपर लिमिट है एल, तो अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो यहां पर अगर आप x की जगह l पुट करेंगे तो ये l इंटू एल स्क्वायर बन जाएगा और ये भी एल स्क्वायर बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0। इसका मतलब यहां से मिला आपको 0, खत्म। इधर चलते हैं, यहां पर अगर आप l की जगह क्या पुट करते हैं, x की जगह l पुट करते हैं, तो देखो यहां x की जगह जब l आएगा तो l से n कट जाएगा, साइन एन पाई बचेगा, साइन एन पाई बचेगा। और आप जानते हैं साइन एन पाई 0 होता है, कितना होता है, 0। इसका मतलब ये वाली टर्म भी खत्म हो गई, सेकंड टर्म भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, इस वाले टर्म में देखते हैं जरा। देखो ये एक तो -2 है, कितना है, -2। और यहां पर जब आप l रखेंगे तो l से l कट जाएगा, cos n पाई बचेगा। तो यहां पर हमारे पास बचेगा साइन, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, -2 cos n पाई, -2 cos n पाई आ जाएगा, है ना, -2 cos n पाई। और अपॉन में n पाई अपॉन में l की होल पावर 3 बचेगा। ये तो हमने अभी अपर लिमिट लगाई ना, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करना है, 0 रखना है। देखो यहां पर अगर आप x को 0 रखोगे तो ये 0 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा फैक्टर, और ये पूरा यहां से यहां तक 0 आ जाएगा। तो ये आया 0, ठीक है ना, ये आया 0। आगे चलते हैं, यहां पर अगर आप x की जगह 0 रखोगे, इधर देखो, तो ये साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है, क्या होता है, 0। तो यहां पर 0 -0। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर आप 0 रखते हैं, देखो यहां पर अगर आप 0 रखते हैं, cos 0 बनेगा, cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये तो 1 बन जाएगा, और ये -2 बचेगा। तो यहां पर -2 और अपॉन में n पाई अपॉन में l की होल पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, पाई सी अपॉन में एल एन बी एन इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में एल। और यहां पर जरा देखें, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये माइनस में बच रहा है, वो प्लस में बच रहा है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 cos n पाई अपॉन में n पाई अपॉन l की होल पावर 3, और माइनस, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन में n पाई अपॉन l की होल पावर 3, एंड दिस इज ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से n पाई अपॉन l की होल पावर 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और पाई सी अपॉन एल एन बी एन इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन एल, 2 लैम्डा अपॉन एल, अच्छा 2 लैम्डा अपॉन एल, और बाहर कॉमन ले लेते हैं n पाई अपॉन एल की होल पावर 3, n पाई अपॉन एल की होल पावर 3, ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा माइनस का 2 cos n पाई, यानी कि 2 - 2 cos n पाई, ये हमारे पास आ जाए।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें bn निकालना, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। देखो यहां पर ये l बहुत पहले हमें काट देना चाहिए था, नहीं काटा, चलिए अब काट देते हैं। तो यहां से bn इज इक्वल टू 2 लैम्डा और बाकी सब नीचे आएगा 2 लैम्डा पाई सी एन, और यहां पर इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो n की पावर 3 पाई की पावर 3 और अपॉन में l की पावर 3 आएगा, और l की पावर 3 चला जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? l की पावर 3 जाएगा ऊपर। चलिए, और यहां से अंदर से 2 और कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस n पाई, ये बचे। अब यहां से देखिए bn कितना आ गया, bn इज इक्वल टू 2 2 जा 4 लैम्डा l क्यूब, 2 2 जा 4 लैम्डा l क्यूब अपॉन में ये आपके पास आ जाएगा पाई, देखो पाई 4 बार हो गया है ना, तो यहां पर सी n की पावर 4 पाई की पावर 4 और ब्रैकेट में। अब जरा यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, ये कहां से लिखा मैंने? आपको मालूम है cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर n होती है, कितनी होती है? -1 की पावर n, उसको मैंने यहां पर पुट कर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इसको चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर आप n को इवन लेंगे, इवन, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर आप n को ऑड लेंगे तो यहां पर 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप एज इट इज इसको ले जाकर के कहां पुट कर दें? इक्वेशन नंबर जो हमारा लास्ट सॉल्यूशन था उसमें पुट कर दे। देखिए तो ये हमारे पास क्या आ गया? bn आ गया। और ज्यादा सिंप्लीफाई इसको मैं नहीं कर रहा हूं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर 2 केस बनेंगे, इफ n इज ऑड, अगर n को आप ऑड लेंगे तो देखो n को ऑड लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और अगर आप इसको इवन लेंगे तो ये +1 बनेगा, तो 1 - 1 0, यानी कि bn 0 आ जाएगा। तो ऑड के केस में डबल हो जाएगा, इवन के केस में 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखो क्या करना, bn हमारे पास आ चुका। अब bn हमारे पास आ चुका तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने लास्ट वाले सॉल्यूशन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन था। अब क्या करो आप, इसमें bn की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है उसको यहां पुट कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, तो समेशन में आप bn की वैल्यू को क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये bn आ चुका। अब मैं यहां पर इस वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं, जरा देखो ध्यान से। y इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और ये bn यहां पर आ जाएगा। स्पेस मुझे लग रहा कम रह जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, हाँ देखिए, तो मैं यहां पर इसका देखो, अब ये bn की वैल्यू वहां पर जब पुट करेंगे आप, तो देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 ही है ना? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11। देखिए तो यहां से अब मैं y का फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, और bn की वैल्यू ये पुट कर देंगे 4 लैम्डा l क्यूब अपॉन सी n की पावर 4 पाई की पावर 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 की पावर n, ये तो आ गया bn, और बाकी जो वहां टर्म थी वो एज इट इज आ जाएंगे। ये bn साइन n पाई x अपॉन l और n पाई ct अपॉन l, साइन n पाई x अपॉन l साइन n पाई ct अपॉन में l, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ना। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि मैं नहीं सर इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई मैं करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा और 2 स्टेप और आगे आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो यहां पर 4 लैम्डा और l पाई सी और पाई, इनको बाहर कर दो, मैंने नहीं किया, एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, इन सबको बाहर कर दो, तो जो बचेगा वो अंदर रहेगा। फिर और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप जब n को ऑड लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब आप n को इवन लेंगे तो यहां पर ये वैल्यू 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 8 आ जाएगा बाहर।
तो आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे चलिए मैं कंफ्यूजन रहेगा स्टूडेंट को, कर ही देता हूं। देखिए y x, t है ना, ये जो y है x और t का फंक्शन है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे ना लिखें। अब देखो यहां से ये सब बाहर आ जाएगा, 4 लैम्डा एल क्यूब बाहर आ जाएगा, 4 लैम्डा एल क्यूब बाहर आएगा, अपॉन में c पाई की पावर 4, c पाई की पावर 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी। आप यहां पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, ध्यान रखना 1 माइनस, यहां पर क्या बच गया हमारे पास, देखो यहां पर 1 अपॉन एन की पावर 4 बच गया है, 1 अपॉन एन की पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस 1 की पावर n और साइन n पाई x अपॉन एल, साइन n पाई x अपॉन एल, साइन n पाई सी टी अपॉन में l। अब देखो जरा ध्यान दो, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा, देखो सीधी सी बात है, अगर n ऑड हुआ, n ऑड होने के केस में ये 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। पहले मैं इवन वाला केस लेता हूं, अगर n हुआ इवन, क्या हुआ n, ध्यान दीजिए, अगर n इवन हुआ, इफ n इज इवन, तो देखो इवन के केस में क्या होगा, देखो n अगर इवन हुआ तो माइनस 1 की पावर 2 है मान लो, तो प्लस बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 0, y x t कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर ये हुआ ऑड, इफ n इज ऑड, अगर n हुआ ऑड तो y x t, देखिए ऑड होने के केस में ये क्या बनेगा, -1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 बाहर बनेगा 8, तो 8 लैम्डा l की पावर 3 अपॉन में c पाई की पावर में 4 और समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर 4, और यहां से ये खत्म हो गया, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 बाहर चला गया, साइन n पाई x अपॉन में l, साइन n पाई सी टी अपॉन में l, तब आपका फाइनल आंसर ये होगा। तो आप चाहें तो यहां पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर कोई l की पावर 3, ठीक है, एक बार देख लेना कहीं पर कोई टर्म छूट ना गई हो, वैसे नहीं छूटी होगी, और छूट गई होगी तो उसको आप लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप अपने आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां तक भी ले जा सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं डीपीपी की, है ना। देखो यहां पर डीपीपी में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको कराया वैसा ही है ना। 2 नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन को करके देख लेंगे, तो आपको करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, उसको हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।